हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप ऑनलाइन क्लासेस। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप हमारे प्राइम कोर्स जिसमें कि हम लोग जो सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूजीसी नेट 2020, जिसमें कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जाम लिया जाता है यूजीसी नेट का वो एनटीए के द्वारा लिया जाता है, जिसमें कि करीब अगर हम सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट का बात करें तो हर साल 2 एग्जाम होता है आपका, और हर एग्जाम में करीब 1 लाख के लगभग आपका स्टूडेंट सिर्फ कॉमर्स से ही एग्जाम देते हैं। जिसमें कि अगर हम सिलेक्शन का बात करें तो 2 इसमें आपका सिलेक्शन होता है। एक आपका नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लीकेबल बनते हैं, और दूसरा आपका जेआरएफ जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, जो पीएचडी करने के लिए आपको यूज आता है, उसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं। अगर हम बात करें इनके सिलेक्शन के बारे में तो 1 लाख में से सिर्फ आपका 5000 स्टूडेंट का सिलेक्शन जो होता है आपका नेट एग्जाम के लिए होता है। और जबकि अगर हम बात करें जेआरएफ का तो जेआरएफ में अप्रोक्स हर एग्जाम में 500 से 550 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। मतलब कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और साथ ही आपका ये जो एग्जाम का जो लेवल भी होता है वो आपका अन्य एग्जाम के मुकाबले थोड़ा ज्यादा टफ होता है। और इसमें अगर आपको सही से मार्गदर्शन न मिले, सही से आपको स्ट्रेटजी पता नहीं हो, सही से आप गाइडलाइंस नहीं पता हो, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये समझते हुए आपके लिए ये ऑनलाइन कोर्सेज लाए हुए हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका कॉमर्स है उसके लिए। सेपरेट बैच है आपका, इंग्लिश के कैंडिडेट के लिए अलग से है बैच आपका, और हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं कंटेंट के साथ उसके लिए अलग से बैच उपलब्ध है आपका, जिसमें कि लाइव क्लासेस और साथ ही आपका हम लोग यहाँ पर जो भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे प्रिंटेड नोट्स आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। मतलब कि आपका जो ऑफलाइन क्लासेस होता है सेम उसी के जैसे क्लासेस आपको होंगे। रिकॉर्डिंग क्लासेस, ये रिकॉर्डिंग क्लासेस क्या है? तो रिकॉर्डिंग क्लासेस मान लीजिए आप किसी लाइव सेशन में प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो आप बाद में उन रिकॉर्डिंग क्लासेस उपलब्ध रहेगा, आप उसे कभी भी देख सकते हैं। और साथ ही आपका ये रिकॉर्डिंग क्लासेस आपके एग्जाम तक, जैसे कि अगर अभी जो कोर्सेज लॉन्च हुआ है कॉमर्स के लिए वो आपका 1 ईयर के लिए वैलिडिटी है। मतलब कि 1 ईयर तक आप ये क्लासेस कभी भी आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज, इसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी लिए जाते हैं, और सारे के सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहते हैं। अलग से आपका डाउट सेशन भी होता है। मान लीजिए लाइव सेशन में आपको दिक्कत होती है, प्रेजेंट नहीं थे, आप पूछ नहीं सकते थे, इसके लिए हम लोग अलग से डाउट सेशन रहते हैं जहां पर सारे आपके डाउट को क्लियर किया जाता है। हर एक टॉपिक का हर अलग अलग से आपको डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही जितने भी क्लासेस आपको लिए जाएंगे, जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है एनटीए नेट के द्वारा, और साथ ही आपका जो न्यू पैटर्न है जिसके बेसिस पर एग्जाम लिए जा रहे हैं। अभी तक एनटीए ने 3 एग्जाम लिया है, दिसंबर 2018 में, जून 2019 में और दिसंबर 2019 में। तो ये 3 एग्जाम में उनका क्या पैटर्न रहा, पूछने का तरीका क्या बदलाव हुआ जो पहले सीबीएसई में था, तो उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। अब ये सारी क्लासेस आपको कहां पर उपलब्ध होंगे? तो उसके लिए आपको हमारा एक ऐप डाउनलोड करना है। सारे के सारे क्लासेस हमारे ऐप पर उपलब्ध रहेंगे। आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से मोबिशाला ऐप MOBISHAALA मोबिशाला ऐप डाउनलोड करना है। आप रजिस्टर करने के बाद अपना मोबाइल नंबर और अपने नेम के साथ वहां पर आपको इंस्टीट्यूट कोड मांगेगा आपके ऐप में, फिर आपको वहां पर SVAA2233 आपको ये इंटर करना है। उसके बाद हमारे जितने भी कोर्सेज है आपको वहां पर उपलब्ध रहेगा। जो कोर्सेज वहां पर हैं आप यहां पर देख सकते हैं, 4 कॉलम मिलेंगे, वीडियोज, लेक्चर, टेस्ट आपको वहां पर रहेंगे, रीड्स मतलब कि वहां पर कुछ पीडीएफ जो एडिशनल पीडीएफ होते हैं प्रिंटेड नोट्स के अलावा भी, वो सारे अपडेट वहां पर कराए जाते हैं। सेटिंग्स में आप जितने भी कोर्सेज वगैरह है, प्लान से आपका अकाउंट के बारे में डिटेल रहेगा।
साथ ही आपका लाइव सेशन के लिए आप ऊपर के कॉलम में जाइएगा तो वहां पर लाइव सेशन के लिए वहां पर आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन वगैरह सारे इसमें मिलेगा। फिर आप सेटिंग में आप क्लिक कीजिएगा प्लान्स पर, तो प्लान्स में आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेगा जिसमें कि आपका कॉमर्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए और साथ ही पेपर 1 के लिए अभी क्लासेस उपलब्ध है। आप अगर कॉमर्स की क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके लिए अभी जो चार्जेस है आपका 7000 है इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब कि आप देख सकते हैं 12 मंथ्स के लिए सिर्फ आपको 7000 पे करना है, मतलब कि आपका 700 से भी आपको कम अमाउंट पर मंथली चार्जेस के बेसिस पर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि अभी 33% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसके बाद आप मेक पेमेंट पर आप क्लिक कीजिए, सारे आपको वहां पर हमारे कोर्सेज जो है उपलब्ध रहेंगे। अब कॉमर्स का अगर हम बात करें, जो प्राइम कोर्स है यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक इंडिविजुअली वहां पर डिस्कस किया जाता है, और साथ ही आपका इसमें 2 एडिशनल चीज हम लोग यहां पर शामिल करते हैं। सारे यूनिट का तो डिस्कशन होगा ही, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, जिसमें कि बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें कि डिफरेंट टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद बिजनेस फाइनेंस हो गया, बिजनेस फाइनेंस के पहले का आपका यूनिट 3 था बिजनेस इकोनॉमिक्स। फिर आपका यूनिट 5 जो हो गया बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। यूनिट 6 आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि अपडेटेड होगा सारा चीज। और साथ ही आपका मार्केटिंग जो यूनिट 8 का पार्ट है। फिर यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यूनिट 10 आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ये इंडिविजुअल आपके साथ डिस्कस किया जाता है, और जैसे ही सारे यूनिट कंप्लीट होते हैं, मान लीजिए यूनिट 1 कंप्लीट होता है, तो उस पर आपका एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस किया जाता है। एमसीक्यूज आपको 2 तरह से यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, यूनिट वाइज आपको सारे डिस्कस किए जाते हैं, यूनिट वाइज सारे आपको डिस्कस किए जाएंगे, यूनिट वाइज एमसीक्यूज जो आपके साथ डिस्कस किया जाता है। और साथ ही आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो आपको है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि आपका आने वाले एग्जाम के लिए आपको कितना इंपोर्टेंट किस टॉपिक को देना है, उस आधार पर ये सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें कि 1000 प्लस एमसीक्यूज रहते हैं, जो फ्रेश और नए क्वेश्चंस सारे फैकल्टी के द्वारा इंक्लूडिंग में प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही आपका एमसीक्यू सीरीज का एक और हम लोग पार्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जब भी आप नेट के एग्जाम या फिर इस तरह के एग्जाम देते हैं तो पिछले साल के क्या पैटर्न थे, आने वाले पिछले साल 5 साल में या फिर 10 सालों में जो एग्जाम लिया गया, नेट का एग्जाम जो हुआ, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, हम लोग यहां पर उसे भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जो भी आपके डाउट है कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो कंफ्यूजिंग है, आखिर बहुत सारे ऐसे उसमें स्टेटमेंट टाइप के होते हैं, मैचिंग वाले होते हैं, तो आखिर उसे कैसे सॉल्व करें कम समय में, कैसे पहचाने कि इसमें से ABCD ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो वो सारे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यूनिट वाइज एमसीक्यूज आपके साथ एडिशनली डिस्कस किया जाता है। तो ये आपके कोर्स स्ट्रक्चर्स थे, कैसे आपको क्लासेस लिए जाएंगे, फी क्या है, किस तरह से क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके बारे में विवरण था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आपका यूनिट 2 जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका एडवांस कंपनी अकाउंट्स का जो पार्ट 1 है, सेगमेंट है, वो आपके साथ यहां पर डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारे जो कोर्सेज है उसके क्या क्वालिटी है, किस तरह से आपके लिए यूजफुल होगा, और जो आप समझ सके और उसके आधार पर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सके। तो आज की वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरूप नेट एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइम कोर्स के अंतर्गत हम लोग कॉमर्स का यूनिट 2 एडवांस कंपनी अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे, जिसका आज पार्ट 1 है, इशू ऑफ शेयर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोग कंपनी के कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं, जो कंपनीज एक्ट 2013 में शामिल किया गया है। इसके लिए हम लोग और भी डिटेल में, चूंकि कंपनी एक्ट हम लोग यूनिट 9 में कंप्लीटली स्टडी करना है, तो उसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग यूनिट 9 में स्टडी करेंगे, चूंकि अभी बेसिक चीजें चूंकि अप्लाई होती है तो उसे समझना जरूरी है।
अगर हम बात करें एक कंपनी के बारे में, तो कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसे कि चलाया जाता है आपका। पहले सोल प्रोप्राइटर हुआ करता था, पार्टनरशिप फर्म हुआ, उसके बाद आपका एक नया फॉर्म बोल सकते हैं कंपनी है। कंपनी चूंकि बिजनेस हर कोई चलाता है, तो हर कोई चाहता है कि हम अपने बिजनेस को अपने एक सिटी से, टाउन से लेकर, एक विद इन स्टेट से लेकर, दूसरे स्टेट से लेकर, पूरे नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर चलाना चाहता है। तो इसीलिए एक छोटा अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो उसे इतने बड़े स्तर पर चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट होता है, इंप्लॉय का रिक्वायरमेंट होता है, उसे अच्छे से मैनेज करने की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें लाखों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उन चीजों को भी मैनेज करना जरूरी है। इसीलिए कंपनी को फॉर्म किया गया है, जिससे कि एक बड़े स्तर पर, एक लार्ज स्केल पर उसे चलाना पॉसिबल हो जाता है। कंपनीज एक्ट जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो कंपनी अकाउंट्स में जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं आपका, वो सारे कंपनीज एक्ट के तहत अप्लाई किए जाते हैं। कंपनी के बारे में हमने जैसा कि बताया, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसको स्पेशल डिफिनीशन भी दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। इसमें डिफिनीशन ये दिया गया है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कि वैसे कंपनी जिनका इनकॉर्पोरेशन इस एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट के तहत, या फिर इससे पहले जो एक्ट हुआ करता था 1956 या फिर और अदर कंपनी लॉ, उसके तहत रजिस्टर्ड हुआ है, वो सारे के सारे कंपनी माने जाएंगे। कंपनीज एक्ट 2013 का अगर हम बात करें, तो उसमें टोटल 470 सेक्शंस है, जो कि 7 शेड्यूल में बटा हुआ है, और पूरा एक्ट को 29 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। इससे पहले 1956 एक्ट हुआ करता था, जो कि अभी खत्म हो चुका है। उस समय अगर बात करें, तो उसमें 658 सेक्शन हुआ करता था। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा पहले सेक्शन हुआ करता था, और पूरा एक्ट आपका 13 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, और 15 शेड्यूल था। कंपनीज एक्ट 2013 जो भी प्रेजेंटली चल रहा है, पूरे होल ऑफ इंडिया पर अप्लीकेबल है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए हुए हैं। एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ था 2014, जो मिसलेनियस जो रूल्स आया था, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 जब आया था, तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पॉसिबल हो रहा था लागू करना है, इसीलिए बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होते आ रहे हैं, जो कि हम लोग बीच बीच में स्टडी भी करते हैं। एक कंपनी का साइलेंट फीचर्स क्या हो सकता है, तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कि इसके मेंबर और कंपनी का अपना सेपरेट आइडेंटिटी होता है। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर चलती है, मतलब कि कंपनी के मेंबर्स का अगर डेथ भी हो जाए, वो बदल भी जाए, तो भी कंपनी पर इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनका लाइबिलिटी जो होता है आपका लिमिटेड होता है, मतलब कि आपका जब कंपनी अगर वाइंडिंग अप करती है, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, तो उनके द्वारा जो कंपनी में कंट्रीब्यूट किया गया है, मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, उसका 20,000 शेयर्स कंपनी के लिए परचेज किया था, तो 20,000 के लिए ही वो सिर्फ लाइबल होता है। जबकि सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म में जो बिजनेस होते हैं, उनके जो ओनर होते हैं, उनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। तो ये सबसे ज्यादा मेजर एडवांटेज है कंपनी के केस में। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी का अपना एक आर्टिफिशियल नेचर होता है, आर्टिफिशियल एक एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी जो काम करती है ह्यूमन एजेंसी के जैसा काम करती है, साथ ही आपका कंपनी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी के लिए सो, या फिर इसके नाम पर ही सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कंपनी का अपने सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, मतलब कंपनी एक जितना भी कंपनी का प्रॉपर्टी होता है वो कंपनी से ही बिलोंग करता है, उसके मेंबर से कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, आगे हम लोग देखेंगे आपका जो कंपनी के फॉर्म्स होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी टाइप के होते हैं। तो इसमें कंपनी का जो शेयर्स होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो आपका रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आपका गोइंग कंसर्न, कंपनी जो काम करती है आपका जब फॉर्म किया जाता है, तो आने वाले फ्यूचर्स में ऐसा कभी भी इंडिकेशन नहीं होता है कि कंपनी बंद होने वाली है, वो कंटिन्यू चलने का ऐसा इंडिकेशन रहता है। कंपनी तो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, जैसा कि हमने पहले बताया, मतलब कि कंपनी
आप तभी कहलाइएगा जब कंपनी के एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। सेपरेट मैनेजमेंट मतलब कि इसके जो मेंबर्स होते हैं, ओनर होते हैं, वो अलग होते हैं और इसको चलाने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम होती है, उनके द्वारा चलाया जाता है। अब एक कंपनी, हम लोग इशू ऑफ शेयर्स पर आज फोकस करना है इसमें आपका। तो कंपनी जब सोर्सेस ऑफ फंड का बात करते हैं, अगर एक कंपनी एक बिजनेस को चलाने का सबसे ज्यादा पहले रिक्वायरमेंट होती है वह है आपका फंड। तो कंपनी को सोर्सेस ऑफ फंड कहां से मिलते हैं? तो अगर हम एक सोल प्रोप्राइटर का बात करें, पार्टनरशिप फर्म का बात करें, तो जो ओनर्स होते हैं उनके द्वारा जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है, अपने फैमिली फ्रेंड से वो पैसे लेकर बिजनेस में लगा सकते हैं, या तो वो बैंक से अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। लेकिन जब एक कंपनी का अगर बात करते हैं तो उसे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। छोटे अमाउंट से तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप और एक पार्टनरशिप फर्म चल सकता है, लेकिन कंपनी चलाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट की जरूरत होती है। तो सोर्सेज ऑफ फंड इसके बहुत सारे होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बैंक से लोन ले सकती है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। तो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स वगैरह भी कंपनी इशू करती है। और सबसे ज्यादा जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता है, शेयर्स कहां से आते हैं, कंपनी में कैपिटल कहां से आते हैं? तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी शेयर्स इशू करके ही अपने कैपिटल को बढ़ाती है। बाकी आपका अदर जो सोर्सेज ऑफ फंड है, लोन ले सकती है, बॉन्ड हो सकता है, डिवेंचर्स हो सकता है, जो कि इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ता है कंपनी को उसके बदले। फिर लीजिंग फैसिलिटी है, हायर परचेज है, ग्रांट है, ट्रेड क्रेडिटर है, मॉर्गेजेस है, या फिर बहुत सारे और भी मेथड हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कैपिटल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें कि शेयर्स उसी के अंतर्गत आता है। कैपिटल को समझना होगा। तो कैपिटल वह अमाउंट होता है जिससे कि बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, या फिर बिजनेस में जो ओनर्स के द्वारा, कंपनी के ओनर्स के द्वारा जो फंड कंट्रीब्यूट किया जाता है, उसी को हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। जब कंपनी बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, और बनाना कंपलसरी भी होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो उसमें दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहला आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के अथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल के बारे में बात किया जाता है। तीनों एक ही चीज है, मतलब कि कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना हो सकता है, मैक्सिमम कैपिटल, जिसी को हम लोग अथोराइज्ड, नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कंपनी में दिख रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लाउज में कि 500 करोड़ आपका कैपिटल है, अथोराइज्ड कैपिटल। तो मतलब कि मैक्सिमम कैपिटल एक कंपनी का 500 करोड़ हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बाद में जरूरत पड़ने पर इसे अमेंड किया जा सकता है, ये ऐसा नहीं कि ये हमेशा यही रहेगा। जब कंपनी को अगर बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक बार में जितना इंडिकेट है वही मैक्सिमम कैपिटल होता है। अब जबकि ये तो नाम मात्र का एक कैपिटल है, अब इसे तो बढ़ाना पड़ेगा, इसे लाना है, कलेक्ट करना है। ये कैपिटल कहां से कलेक्ट करेंगे? तो इसके लिए ही इशू ऑफ शेयर्स मेथड यूज किया जाता है। इस टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए हम एक शेयर्स का प्राइस रखते हैं 100 रुपीज। 500 करोड़ के कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किए, और स्मॉल पार्ट्स के एक पार्ट को हमने प्राइस तय किया 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज ही आपका शेयर्स कहलाएगा। तो शेयर्स का मीनिंग आप समझ चुके हैं कि शेयर्स वह अमाउंट होता है जब कंपनी के टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उस स्मॉल पार्ट्स को ही शेयर्स नाम दिया गया है। अब कंपनी इसे कलेक्ट करने की जरूरत है, तो कलेक्ट कैसे करते हैं? तो कंपनी का इसका अपना मेथड होता है। इन शेयर्स को पब्लिक के बीच में बेचा जाता है, सेल किया जाता है। और जब कंपनी, हर कोई चाहता है कि कंपनी में हम इन्वेस्ट करें, और हर कोई पब्लिक वगैरह जिसके पास फंड है ऑलरेडी, वो चाहेगा कंपनी में हम इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट क्यों करता है? क्योंकि कंपनी का वो ओनर होता है और उसके बदले उसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का, क्योंकि ओनर को हमेशा प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। डिबेंचर्स या फिर लोन अमाउंट नहीं है कि उसे इंटरेस्ट मिलेगा, ओनर को हमेशा प्रॉफिट का ही हिस्सा मिलना चाहिए। क्योंकि कंपनी के शेयर्स परचेस करेगा तो वो कंपनी का ओनर होगा। अब जो ओनर है तो प्रॉफिट का उसे हिस्सा मिलना चाहिए।
तो प्रॉफिट के पार्ट को हम लोग डिविडेंड के नाम से जानते हैं, जो कि शेयर जो परचेज करता है उसे पे किया जाता है और उसे हम लोग शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर शेयर्स को डिफाइन भी किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में भी, कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में शेयर्स मींस अ शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। जो कंपनी का शेयर कैपिटल है उसमें जो अमाउंट है वही आपका स्मॉल पार्ट्स को बोल सकते हैं कि वही शेयर्स है। इंक्लूड्स स्टॉक। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल भी दो तरह से। पहले तो ये आपका जनरली हम लोग जो स्टडी करते थे एक साथ ही स्टडी करते थे, लेकिन यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि आपका जो शेयर कैपिटल है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा कैटेगरी जो होता है आपका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों में क्या डिफरेंसेस है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल को अगर हम डिफाइन करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल वैसे कैपिटल को बोला जाता है जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। तो हमें ये जानना होगा कि प्रीफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल जो परचेज करेगा उसे प्रीफरेंस दिया जाता है दो जगह पर। जो भी शेयर होल्डर होंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर, उन्हें दो जगह प्रीफरेंस दिया जाता है, मतलब कि ज्यादा महत्व दिया जाएगा ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर। और वो दो जगह प्रीफरेंस दिया जाता है, पहला डिविडेंड पेमेंट के समय, मतलब कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट डिविडेंड पे करना ही है कंपनी को। और जब भी मान लीजिए कोई कंपनी लॉस में चल रही है तो उस समय तो न प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा डिविडेंड, न ही इक्विटी को। लेकिन आने वाले दिनों में अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होती है तो एरियर ऑफ डिविडेंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता है। रीपेमेंट के समय दूसरा प्रीफरेंस मिलता है। रीपेमेंट के समय जब कंपनी वाइंडिंग अप करने लगेगी तब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का जो रीपेमेंट किया जाएगा तो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद अगर रिमेनिंग अमाउंट बचता है तो ही इक्विटी शेयर कैपिटल को पेमेंट किया जाएगा। ये आपका डिफरेंसेस था। इक्विटी शेयर कैपिटल को यहाँ पर कुछ उसके फायदे भी हैं। उसके फायदे क्या है? एक तो नुकसान आपने देख लिया कि पेमेंट तो बाद में किया जाएगा अगर बचता है तो, लेकिन उसके बदले उनको बेनिफिट मिलता है क्योंकि कंपनी के रियल ओनर माना गया है इक्विटी शेयर होल्डर को। अब क्यों? क्योंकि वो कंपनी के जब नुकसान होती है, लॉसेस होती है, कंपनी संकट की घड़ी में होती है तो कंपनी के साथ होते हैं। साथ ही कंपनी के जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है या फिर मेंबर्स मीटिंग होती है उसमें वोटिंग करने का राइट्स भी सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। क्लियर है? तो ये आपका डिफाइन किया था हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को। अब चूंकि शेयर्स जो कंपनी के होते हैं उसे इशू करना होता है, तो किस तरह से इशू करते हैं तो उसके लिए प्रोसेस होता है। प्रोसेस आपका, अब सबसे बड़ा ये भी बात उठता है कि कंपनी के शेयर्स कौन परचेज करेगा। तो हमने ये बताया था कि पब्लिक में इशू करते हैं, तो आपके मन में आता होगा कि सिर्फ इसे एक नेचुरल पर्सन ही इंडिविजुअल इशू परचेज कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल के अलावा इसे कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी, बहुत सारे आज के डेट में इन्वेस्टमेंट कंपनी भी होती है, इन्वेस्ट करते हैं दूसरे कंपनी में, दूसरे कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। क्लियर है? तो वैसा भी किया जा सकता है, मतलब कि आइदर इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स कोई भी शेयर होल्डर हो सकता है कंपनी का। कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंपनी के शेयर्स को इशू किया जाता है, जिसमें कि कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस बनाती है। और ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो प्रोस्पेक्टस कंपनी का एक ब्यौरा होता है, एडवर्टाइजमेंट इसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि नेट का फॉर्म आता है, नेट का एप्लीकेशन फॉर्म जब आता है एनटीए के द्वारा जारी किया जाता है, तो सबसे पहले क्या जारी किया जाता है? इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या विवरण होता है? तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कब से ओपन होगा, कब क्लोज होगा, पैसे कैसे पेमेंट करना है, क्या क्या उसमें कंडीशंस है, एनटीए है क्या, उसके बारे में बताया जाता है। यूजीसी नेट के फायदे क्या हैं, यूजीसी नेट है क्या चीज, उसके एप्लीकेशन, उसका ऑफिस के बारे में हर चीज बताया जाता है। उसी तरह जब एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो अपने बारे में बहुत सारे डिटेल देती है, क्योंकि कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी के बारे में जानना आपका हक है। तो इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, कंपनी कब बनी थी, उसका बिजनेसेस क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जो शेयर्स इशू किया गया है वो उसका ओपनिंग डेट कब है, उसका क्लोजिंग डेट कब है, और साथ ही आपका
जो पैसे पेमेंट करने हैं, क्योंकि एक शेयर्स का प्राइस पेमेंट करना होगा, उसका फिक्स होता है, वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होता है, तो उसके बारे में भी कब किस तरह इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है उन सब के बारे में भी विवरण होता है। और ये सारे विवरण जो एडवर्टाइजमेंट में दिया जाता है उसी को नाम दिया जाता है प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? अब प्रोस्पेक्टस देख के कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसी समय सबसे पहला जो अमाउंट पेमेंट किया जाता है उसको हम लोग एप्लीकेशन मनी के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जब पेमेंट किया जाता है अमाउंट एक्सेस का, तो एक बार में पेमेंट नहीं करना होता है, उसे इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट करते हैं। इंस्टॉलमेंट आपका एक पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है एप्लीकेशन मनी के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशन मनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना होता है। दूसरा आपका अलॉटमेंट मनी, जब कंपनी अलॉट कर देती है। तीसरा आपका कॉल मनी होता है। कॉल मनी आपका कंपनी ऊपर डिपेंड करना चाहते हैं, कॉल मनी फर्स्ट में, सेकेंड में या फिर फाइनल कॉल मनी उन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो प्रोसेस था, सबसे पहले तो हमने बताया कि प्रोस्पेक्टस, अब प्रोस्पेक्टस देख के ही अप्लाई कीजिए तो एप्लीकेशन मनी आपको पे करना है। इसमें भी कुछ रूल्स है। ये हम बात कर रहे हैं कि आपका अलॉटमेंट से पहले का कॉन्सेप्ट लागू होता है। अभी तक हम प्रोस्पेक्टस इशू किए हुए हैं, एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है अभी। अब अलॉटमेंट होने से पहले कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि हम लोग सेबी गाइडलाइंस जो जारी किया गया है, तो हर कंपनी को ये चीज लागू होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट लागू होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब कि वह अमाउंट जो कंपनी को ये फिक्स करना है कि जितना इशू किया गया है, मान लीजिए 100 रुपीज का शेयर्स टोटल इशू किया गया, तो इसका एटलीस्ट 90% सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। सब्सक्राइब का मतलब कि पब्लिक के द्वारा उस शेयर्स को परचेस किया जाना चाहिए। कम से कम 90%। अगर 90% से कम है तो उस इशू ऑफ शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, वो वाइड माना जाएगा। दिस इज अ मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी रेज्ड व्हेन द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक ड्यूरिंग द इशू ऑफ शेयर्स। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज जनरली सेट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जनरली मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा फिक्स किया जाता है, लेकिन बट it cannot be less than 90% of issued capital। issued capital से 90, issued capital का 90% से कम नहीं होना चाहिए। So at least 90% of issued capital must receive subscription or the offer will be said to have failed. In such a case application money received। अगर मान लीजिए 90% से कम application रिसीव हुआ, 90% से ज्यादा रिसीव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे कंटिन्यू करेगा, अलॉटमेंट किया जाएगा, अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा और कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन है वो बताया जाएगा। लेकिन क्या होता है जब 90% से कम सब्सक्राइब किया गया, तो वैसे सिचुएशन में कंपनी ने जितना एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है, जो एप्लीकेंट है उन्हें वापस करना होगा, रिफंड करना होगा। इसके लिए भी टाइम पीरियड बना दिया गया है। अगर आपने एप्लीकेशन रिसीव किया तो ये एप्लीकेशन का प्रोसेस के लिए जो स्टे किया जाता है 120 डेज का। द एप्लीकेशन प्रोसेस कैन स्टे ओपन अ मैक्सिमम ऑफ 120 डेज। 120 डेज मैक्सिमम ओपन रह सकता है। इफ द एप्लीकेशन 120 डेज के अंतर्गत मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाता तो ठीक है, कंटिन्यू रहेगा। अगर रिसीव नहीं होता है तब क्या करेंगे? 120 days minimum subscription has not been reached, then this issue of shares will be cancelled। आपको कैंसिल करना पड़ेगा। The application money must be refunded to investors। जो एप्लीकेंट हैं, अभी जो एप्लीकेंट है वो शेयर होल्डर अभी नहीं बने हुए हैं, इसको ध्यान भी रखना है। जो एप्लीकेंट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें 130 डेज, ये 130 डेज कब से काउंट करेंगे? 120 डेज बीत जाने के बाद, या फिर 120 डेज जिस दिन से काउंट कर रहे थे, मतलब कि जिस दिन से शेयर्स इशू किए थे उस दिन से। तो 130 डेज जिस दिन से शेयर्स इशू किए हैं उसी दिन से काउंट करना है। मतलब कि आप मैक्सिमम समझ सकते हैं कि 10 डेज का आपको टाइम मिलेगा। क्लियर है? 130 डेज सिंस इशूइंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस। अब अगर मान लीजिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाता है तो थर्ड जो आप यहाँ पर प्रोसेस देख रहे हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो गया तो आप कंपनी के बुक्स ऑफ जो रजिस्टर है, बुक्स ऑफ रजिस्टर है, उसमें आपका नाम हो जाएगा और आप कंपनी के शेयर होल्डर कहलाइएगा
और उसके बदले फिर कंपनी आपसे अलॉटमेंट मनी डिमांड करेगी और कुछ दिन बाद कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के टीम के अकॉर्डिंग आपसे कॉल मनी डिमांड किया जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस थे इशू करने का। आगे हम लोग फिर स्टडी करेंगे। हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का अकाउंटिंग करने से पहले कुछ हम लोग को टाइप्स ऑफ कैपिटल, इसमें हमने तो कुछ बता भी दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग कुछ टाइम में इसे हम लोग कंफ्यूज को दूर करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैपिटल में हम लोग स्टडी करते हैं। ये जब हम लोग शेयर्स के बारे में बात करते हैं तो ये सारे नाम आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले है आपका रजिस्टर्ड या फिर ऑथोराइज्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल। इसे तो हमने बताया था कि इसके बारे में विवरण मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिलता है, जो कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होता है। इशूड कैपिटल उस अमाउंट को बोला जाता है कि मैक्सिमम कैपिटल में से कंपनी ने एक बार में कितना पब्लिक के लिए शेयर्स इशू किया है। इशूड कैपिटल यहां पर एग्जांपल है, उसी के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक पी लिमिटेड है जिसका रजिस्टर्ड विद द ऑथोराइज्ड कैपिटल 10,000 है। ऑथोराइज्ड कैपिटल इसका 10,000 है, डिवाइडेड इनटू 1,000 इक्विटी ऑफ द 10 ईच। 10,000 उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल है और एक शेयर्स का वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज, मतलब कि 1,000 शेयर्स ईच, आउट ऑफ which 500 equity shares were offered to public for subscription। अब ये 1,000 शेयर्स में 500 एक बार में इशू किया गया। तो यहां पर हमने तो रजिस्टर्ड कैपिटल बताया, मैक्सिमम कैपिटल, तो मैक्सिमम कैपिटल इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 10,000 पी लिमिटेड का मैक्सिमम कैपिटल है। इशूड कैपिटल कितना है, तो उसमें से 500 इक्विटी शेयर्स, मतलब कि 500 इंटू 10, 5,000 इशूड कैपिटल होगा। पब्लिक में एक बार में टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल में से कितना इशू किया गया, उसी को हम लोग इशूड कैपिटल के नाम से जानते हैं। अनइशूड कैपिटल, तो जो रिमेनिंग अभी तक इशू नहीं हुआ है ऑथोराइज्ड कैपिटल में से, उसे हम लोग अनइशूड बोलेंगे। तो 1,000 में 500 इशू हुआ, 500 इशू नहीं हुआ है। और 500 तो शेयर्स था, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपीज, तो ये भी 5,000 ही होगा। ये अलग अलग हो सकता है, अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना एक बार में इशू करती है। सब्सक्राइब कैपिटल जितना भी इशूड कैपिटल है, या ध्यान रखिएगा जितना भी इशूड कैपिटल है उसमें से पब्लिक ने एक बार में कितना अप्लाई किया है, उसी को हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल के नाम से जानते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल का सीधा सा मतलब है, जैसे कि यहां पर है 3 रुपीज, 10 रुपीज टोटल एक शेयर का वैल्यू था, 3 रुपीज एप्लीकेशन में पे करना है, 2 रुपीज आपका अलॉटमेंट में और 5 रुपीज आपका फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका, हम बोले थे आपका यहाँ पर क्या चीज, कॉल्ड अप कैपिटल का सीधा सा मतलब है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को एक बार में कितने रुपए की डिमांड करती है। मान लीजिए एप्लीकेशन मनी तो फर्स्ट टाइम पे कर दिया गया, कंपनी जब अलाउट कर देती है तो अलॉटमेंट मनी डिमांड किया जाता है। तो कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पर कितना होगा, 3 + 2, जो कि आपका 3 पेमेंट है, 2 आपका यहाँ पर अभी ड्यू हुआ है जिसको भी पेमेंट करना है। तो कॉल्ड अप आपका टोटल यहाँ पर कितना हुआ, 5 रुपीज। अनकॉल्ड अप यहाँ पर कितना है, जो कॉल मनी है 5 रुपीज अभी तक कॉल्ड नहीं किया गया है। वही आपका नेक्स्ट था अनकॉल्ड अप कैपिटल, तो यहाँ पर 5 रुपीज है, यहाँ पर 5 रुपीज। पेड अप कैपिटल, अब जितना भी कॉल्ड अप किया गया था, हमने बोला कि एप्लीकेशन मनी तो पे किया दिया गया, तो भी अलाउट किया गया, अलाउट करने के बाद कंपनी ने कॉल किया 2 रुपीज। अब इसमें बताना है कि पेड अप कितना है, तो पेड अप तो 3 रुपीज ही है, अभी तो जस्ट कॉल्ड हुआ ही है अलॉटमेंट मनी। जब ये भी पेड कर दिया जाएगा तो टोटल 5 रुपीज आपका क्या माना जाएगा, पेड अप कैपिटल। अब यहाँ पर रिजर्व कैपिटल है या फिर रिजर्व लायबिलिटी, तो ये रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है। 8 और 9 को अच्छे से समझिएगा, 8 पॉइंट और 9 पॉइंट को, इन दोनों में स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। कैपिटल रिजर्व उस अमाउंट को बोलते हैं जो कि कैपिटल प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, जो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक पार्ट है। कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, मतलब कि एक कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है। जबकि रिजर्व कैपिटल उस अमाउंट को बोला जाता है कि जब कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, मान लीजिए टोटल 10 रुपीज पेमेंट करना था एक शेयर्स पर, शेयर होल्डर को बोला गया कि अभी 5 रुपीज आप पेमेंट कर दीजिए और 5 रुपीज आपका जब कंपनी वाइंडिंग अप करने लगेगी
तो उस समय पे कीजिएगा। मतलब कि यहाँ पर ड्यू अमाउंट कितना है, वो 5 रुपीज है, जो कि अभी तक अनकॉल्ड अप है, मतलब कि अनकॉल्ड अप अमाउंट है 5 रुपीज। अब यही अमाउंट जब कंपनी वाइंडिंग अप के समय शेयर होल्डर को पेमेंट करना होता है, इसी अमाउंट को रिजर्व कैपिटल के नाम से जाना जाता है। मतलब कि वैसा कैपिटल जो कंपनी को अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है, जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तब पेमेंट किया जाएगा, उसे हम लोग रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। और कैपिटल रिजर्व वो पार्ट होता है, मतलब कि सीधा सा कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट कैपिटल रिजर्व है। सिर्फ वर्ड इधर से उधर हो रहा है, इसीलिए इसका डिफिनीशन चेंज हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आई होप एग्जाम्पल के थ्रू हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम लोग शेयर्स को इशू कैसे करते हैं उस पर फोकस करते हैं। अभी तो हमने प्रोसेस बताया है कि शेयर इस तरह से इशू करते हैं, उसमें ये टर्म मिलते हैं, उस तरह से डिफाइन करना है जो आगे आपको यूज आएगा। अब यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स को समझते हैं। इशू ऑफ शेयर्स यहाँ पर अब हम लोग अकाउंटिंग को कॉन्सेप्ट को शामिल करते हुए यहाँ पर स्टडी करेंगे। जो शेयर्स होता है हमने बताया कि उसका अपना एक बेस प्राइस होता है, बेस प्राइस या फिर एक रजिस्टर्ड प्राइस होता है। मान लीजिए यहाँ पर 10 रुपीज दिया हुआ है। अब जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो इसे मार्केट प्राइस पर इशू करती है। ये तो बेस प्राइस हो गया कि कंपनी अपने शेयर्स, एक शेयर्स का वैल्यू कितना लगा रही है, कितना रजिस्टर्ड प्राइस है। अब मार्केट में इशू करेगी तो मार्केट प्राइस पर इशू करेगी। अब ये मार्केट प्राइस कौन सा अमाउंट हो सकता है, तो मार्केट प्राइस ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहला जो मार्केट प्राइस होता है उसे हम लोग एट पार या एट फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। एट पार या एट फेस वैल्यू का मतलब यह हुआ कि जो रजिस्टर्ड प्राइस है उसी अमाउंट पर जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, जो बेस प्राइस है उसी सेम अमाउंट पर इशू करेगी, तो उसे हम लोग एट पार या एट फेस वैल्यू के नाम से जानेंगे। जब कंपनी अपने शेयर्स को ज्यादा दामों पर, जितना बेस प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस पर, यहां पर देख रहे हैं कि 10 रुपए का शेयर्स रजिस्टर्ड प्राइस था 10 रुपीज का, अब उसे 12 रुपीज पर इशू किया गया है, तो ये आपका इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम होगा। कभी कभी ये भी हो जाता है कि कंपनी अपने जो रजिस्टर्ड प्राइस है उसे कम प्राइस पर भी इशू करती है। 10 रुपीज का शेयर्स 8 रुपीज में इशू किया गया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो ये 3 तरह से अपने कंपनी मार्केट प्राइस पर शेयर्स इशू कर सकती है, एट पार पर या फिर एट फेस वैल्यू मतलब सेम प्राइस, एट प्रीमियम पर मतलब कि ज्यादा वैल्यू पर, एट डिस्काउंट पर मतलब कि कम वैल्यू पर, रजिस्टर्ड प्राइस से कंपेयर करें। एक नियम आपको यहां पर तो सबसे पहले स्टडी करना होगा। रूल ये है, 1956 तक हम लोग जब स्टडी करते थे उस समय रूल ये था कि कंपनी अपने शेयर्स इन तीनों प्राइस पर इशू कर सकती है, लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट था कंपनीज एक्ट 2013 में चेंज कर दिया गया। कंपनीज एक्ट 2013 में यह चेंज किया गया कि कोई भी कंपनी पब्लिक में, ध्यान रखिएगा, ध्यान से ये वर्ड को सुनिएगा, कोई भी कंपनी पब्लिक में अपने शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो वो वाइड होगा, इलीगल होगा, उसके बदले पनिशेबल होता है कंपनी भी और उसके डायरेक्टर भी, जो उसमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 53 में ये रूल बनाया गया है, प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती पब्लिक में। इसका एक एक्सेप्शन भी है लेकिन, कि कंपनी कब अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, एट डिस्काउंट। प्रीमियम पर भी तो इजीली कर सकते हैं, पार पर, एट फेस वैल्यू पर कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लग गया है। लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन पर एक एक्सेप्शन भी है। एक एक्सेप्शन ये है कि कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54। 53 में बताया गया है कि कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। 54 में बताया गया है एक्सेप्शन को, कि कंपनी इस एक्सेप्शन के तहत, इस सेक्शन के तहत शेयर्स इशू कर सकती है डिस्काउंट पर। वो है आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स वैसे शेयर्स को बोला जाता है, ये भी सामान्य शेयर्स ही होता है, लेकिन ये अपने कंपनी के डायरेक्टर, एम्प्लॉय को इशू किया जाता है, तो आपका वो डिस्काउंट पर इशू आप कर सकते हैं।
लेकिन अदर कोई भी शेयर्स एक पब्लिक के बीच में शेयर्स डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते हैं, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो चाहे एक इंडिविजुअल हो। एनी शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी एट ए डिस्काउंट शैल बी वाइड, वाइड होगा हमेशा, वाइड मतलब कि उसका नल इफेक्ट होगा। अब यहाँ पर अब शेयर्स कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर रही है, या तो वो डिस्काउंट या तो एट पार पर इशू कर सकती है या फिर एट प्रीमियम पर। अभी जो इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट का बात आता है, जैसे कि मान लीजिए एक शेयर्स का वैल्यू है 10 रुपीज और एक मेंबर है कि एक कंपनी का 10,000 शेयर्स परचेस किया, तो 10,000 इंटू 10 टोटल कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करना है उस शेयर होल्डर के द्वारा, 1 लाख रुपीज। तो क्या ये 1 लाख रुपीज वन टाइम में पेमेंट करना है कंपनी को या फिर इंस्टॉलमेंट में? तो पहले भी हमने बताया है कि कंपनी वन टाइम में ये रिसीव नहीं करती है, आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने होते हैं। अब दो इंस्टॉलमेंट के बीच में कितना गैप रहेगा तो वो तो कंपनी फिक्स करती है, वो कंपनी पर डिपेंड करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में ये तय किया जाता है। अब ये इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट किया जाता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन मनी के नाम से जानते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट मनी के नाम से जानते हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम लोग कॉल मनी, जिसे हम लोग फर्स्ट कॉल मनी भी बोल सकते हैं। अगर फोर्थ है इंस्टॉलमेंट तो उसको सेकेंड कॉल मनी, अगर मान लीजिए लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो सेकेंड या फिर फाइनल कॉल मनी के नाम से होता है। इशू ऑफ शेयर्स जो होता है आपका कैश में भी इशू कर सकती है आज के डेट में, तो कैश में तो कोई इशू नहीं करता है, आप कैश जाके दीजिए, कंपनी आपको शेयर्स देती है, उनके लिए अलग सिस्टम होता है। लेकिन हम लोग ये समझना है आपको, जनरली ये बैंक के थ्रू अपना काम होता है, क्लियर है? जैसे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कैश देने तो कोई नहीं जाता है, वो सारे बैंकिंग काम होते हैं। अब यहाँ पर शेयर्स जो इशू होता है इन फॉर्म ऑफ कैश या बैंक या फिर आपका इन काइंड्स। इन काइंड्स का मतलब समझना जरूरी है आपको। इन काइंड्स का मतलब है कि बैंक आपसे कंपनी आपसे पैसे नहीं लेगी, पैसे के बदले आपको या तो उसे कुछ प्रॉपर्टी या फिर सर्विसेज मिला होगा, उसके बदले आपको शेयर्स इशू किया जा रहा है। जैसे कि एक वेंडर से बिल्डिंग परचेज किया गया, तो बिल्डिंग 100 करोड़ का था, कंपनी ने उसे 100 करोड़ का शेयर्स इशू कर दिया। प्रोमोटर्स को भी शेयर्स इशू किया जाता है। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? व्हाट इज प्रोमोटर, होते क्या है? तो कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है, कंपनी का जब फॉर्मेशन किया जाता है, तो जिनके द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है, बहुत सारे पर्सन्स होंगे, आखिर हर कोई मिलके ही कंपनी को फॉर्म करती है, तो उन पर्सन्स का नाम दिया गया है यहां पर प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स वो बंदे होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, कंपनी को फॉर्म जिनके द्वारा किया जाता है प्रोमोटर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहां तक? अब प्रोमोटर्स को जो अब कंपनी के दिया जाता है, कंपनी को सर्विस दिया गया, उनके द्वारा सर्विस ये था कि कंपनी को फॉर्म किया गया। कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके ओनर्स अलग हो जाते हैं, बोर्ड ऑफ टीम डायरेक्टर की टीम अलग हो जाती है और कंपनी उसी तरह चलती है। प्रोमोटर का क्या? तो प्रोमोटर को उनके सर्विसेज के बदले, मतलब कि कंपनी जो फॉर्म किया गया है उसके बदले या तो उनको पेमेंट कर दिया जाता है या फिर कंपनी में उन्हें जगह दिया जाता है। और कंपनी में जगह दो तरह से दिया जा सकता है, या तो कंपनी को वो डायरेक्टर के तौर पर, इंप्लॉय के तौर पर वर्क करते हैं, या फिर कंपनी के शेयर होल्डर या फिर ओनर के तौर पर होते हैं। तो कंपनी के शेयर्स जब इशू किया जाता है तो कंपनी प्रोमोटर को शेयर्स भी इशू कर सकती है। इसीलिए इसको हम लोग जब काइंड में इशू किया जाता है तो कंपनी के वेंडर को या फिर कंपनी के प्रोमोटर्स को उनके सर्विसेज के बदले शेयर्स इशू किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर कैश या फिर जो बैंक में है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स सबसे पहला तो हम लोग स्टडी करेंगे दो तरह से, एक एट पार पर या फिर एट प्रीमियम पर। तो पहला हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार या फिर एट फेस वैल्यू या फिर एट नॉमिनल वैल्यू, तीनों एक ही चीज है। मतलब कि बेस प्राइस था 10 रुपीज पर ही इशू कर दिया गया। तो सबसे पहला तो एप्लीकेशन मनी, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया गया है। प्रोस्पेक्टस इशू किया गया तो पब्लिक ने उसे प्रोस्पेक्टस को देखा और अप्लाई किया। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको एप्लीकेशन मनी देना होगा। तो बैंक पेमेंट रिसीव करेगी, तो आपको याद होगा गोल्डन रूल, जर्नल एंट्री। गोल्डन रूल हम लोग जर्नल एंट्री के थ्रू ही चलेंगे क्योंकि वो ज्यादा आपको हर चीज को समझने में इजी रहेगा।
गोंडल रूल मतलब कि हम लोग जर्नल एंट्री जो पास करना है उसके लिए मेथड बताया जाता है, जिसमें कि आपका रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और जो आपका पर्सनल अकाउंट होते हैं उसके बारे में, जर्नल एंट्री के बारे में बताया जाता है। उसी पर हम लोग चलेंगे भी। अब यहां पर देखिएगा बैंक अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ, तो जब एप्लीकेशन मनी का अमाउंट रिसीव होगा तो क्या करना होगा, तो बैंक कंपनी, चूंकि कंपनी के तौर पर हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो कंपनी को रिसीव हो रहा है, तो जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, ये एक पर्सनल अकाउंट है। गोंडल रूल में वही चीज हम लोग पढ़ते हैं। पर्सनल में भी एक तरह का ये नेचुरल नहीं है, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव जो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्लीकेंट, इन्वेस्टर्स को, कि उन्होंने पेमेंट किया है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल में भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, एप्लीकेंट को, कि उन्होंने अमाउंट पेमेंट किया है। अब जो एप्लीकेशन मनी या फिर जो शेयर्स के रूप में पैसे फंड आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं, तो हमारा शेयर कैपिटल उससे इंक्रीज करेगा, तो इस फंड को हम लोग फाइनली कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक लाइबिलिटीज और एक आपका एसेट्स। तो लाइबिलिटी साइड में देखिएगा एक शेयर होल्डर फंड होते हैं, उसी शेयर होल्डर फंड में जो टोटल कैपिटल होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है। मतलब कि जो टोटल कैपिटल होता है कंपनी का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस इसलिए क्योंकि कंपनी के लिए वो लायबिलिटी होता है, उसे बाद में जब कंपनी बंद होती है तो कैपिटल अमाउंट भी उसे ओनर्स को रिपेमेंट तो करना पड़ता है, इसीलिए उसको क्रेडिट बैलेंस के तौर पर दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड में। और हमारा अभी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, मतलब हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, तो हम लोग शेयर कैपिटल को यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री को एक बार में ही अच्छे से समझिएगा, आगे आगे हम लोग जितना भी स्टडी करेंगे सिर्फ इसी पर बेस्ड होगा, कोई नया जनरल एंट्री वहां पर नहीं मिलेगा। ये आपने दो समझ लिया है तो आगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो एप्लीकेशन का जनरल एंट्री आपको हमने अच्छे से समझा दिया है, इसमें हर अकाउंट को भी बताया किस तरह का अकाउंट है, उसका नेचर क्या है और उस चीज को समझना भी है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अलॉटमेंट, अब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को मिल गया है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अब अलॉटमेंट में आते हैं। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो हम लोग यहाँ पर जनरल एंट्री पास करना है, तब यहाँ पर कंपनी अब शेयर्स अलॉट कर चुकी है। अब कंपनी सब शेयर्स को अलॉट करती है तो उसके बदले अलॉटमेंट मनी डिमांड करेगी, तो ड्यू का एंट्री यहाँ पर पहले पास होगा, क्योंकि डिमांड यहाँ पर कंपनी के द्वारा किया जाएगा, तभी जो शेयर होल्डर हैं वो पेमेंट करेंगे। सेम जनरल एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक पर्सनल अकाउंट है जो कि इन्वेस्टर्स, अभी जो शेयर होल्डर बन चुके हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और ये फंड किसके लिए है, शेयर कैपिटल, मतलब कि शेयर होल्डर फंड के लिए, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब जब ये रिसीव होगा तो रिसीव किस समय, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिल्कुल वही जनरल एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब कॉल मनी के समय में आते हैं। हम लोग यहाँ पर एक ही कॉल मनी, तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी, थर्ड कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एक साथ जनरल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले तो ड्यू का एंट्री इसमें भी पास करना होगा, क्योंकि कंपनी अब तो डिमांड पहले करेगी, उसके बाद ना एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मनी या फिर कॉल मनी रिसीव होगा। तो यहाँ पर भी जनरल एंट्री सेम है, आप देख लीजिए सेम जनरल एंट्री है, सिर्फ रिप्लेस कर देना है अलॉटमेंट को यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी से। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम जनरल एंट्री। अब जब रिसिप्ट होगा तो बैंक अकाउंट कंपनी में डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है? इसमें अगर किसी का तरह का डाउट होगा तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। ये चीजें थी जो आपको, अगर एक शेयर पार पर इशू किया गया है नॉमिनल वैल्यू पर या फिर फेस वैल्यू पर, तो उसका एप्लीकेशन के समय जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, अलॉटमेंट के समय और
कॉल मनी के समय। इसमें कॉल मनी में अगर फर्स्ट है, फाइनल है, तो सेम आपको क्या करना है कि फर्स्ट कॉल के जगह जब आएगा तो सेम जर्नल एंट्री होगा, सेकेंड कॉल आएगा तो फर्स्ट को हटाकर वहां पर सेकेंड सिर्फ एंटर कर देना, सेम जर्नल एंट्री होगा। इसको एक ही जर्नल एंट्री में भी पास कर सकते हैं, बहुत सारे बुक्स वगैरह में आपको दिखता होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस सिंपल सा। लेकिन यहां पर इंडिविजुअल आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एप्लीकेशन को, अलॉटमेंट को, या फिर कॉल मनी को। इसीलिए हम यहां पर एक अलग से सेपरेट, तो बैंक को हम लोग क्या करते थे कि जो अलॉटमेंट है या फिर आपका कॉल मनी है, तो कॉल मनी को हम लोग पहले डेबिट कर देते थे, फिर शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे, फिर बैंक को डेबिट करते थे, और फिर जो अलॉटमेंट मनी है या फिर कॉल मनी है उसको क्रेडिट कर देते थे। वही हमने किया है यहाँ पर। तो अगर बुक में ये सिंगल जर्नल एंट्री मिलता है तो आप घबराइएगा नहीं, सेम जर्नल एंट्री है, सिर्फ अमाउंट को ध्यान में रखना है कि एप्लीकेशन के समय कितना अमाउंट है, अलॉटमेंट के समय कितना अमाउंट है, और कॉल मनी का कितना अमाउंट है। क्लियर है? अब एट प्रीमियम पर आते हैं। प्रीमियम पर इशू किया जाएगा, तो प्रीमियम का मतलब कि आपका जो बेस प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस पर इशू किया गया। तो प्रीमियम में हर चीज वही रहेगा जो एट पार पर है, उसी तरह कैपिटल इंक्रीज करेगा, उसी तरह आपका जर्नल एंट्री पास होगा, सेम होगा। सिर्फ यहां पर जो प्रीमियम मनी है, अब प्रीमियम मनी क्या होता है आपके माइंड में ये आता होगा। तो प्रीमियम मनी उस अमाउंट को बोला जाता है जो अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट है। 10 रुपीज एक बेस प्राइस था, 12 रुपीज पर शेयर्स इशू किया गया, तो 2 रुपीज यहां पर प्रीमियम मनी है। तो प्रीमियम मनी कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? तो एक तरह का प्रॉफिट है कंपनी के लिए। क्या है? प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी 10 रुपीज की जगह उसे 12 रुपीज मिल रहा है, तो कंपनी के लिए तो 2 रुपीज प्रॉफिट ही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने बोला था कि जो शेयर इशू किया जाता है और उसके अगेंस्ट में जो फंड मिलता है वो कैपिटल के टुवर्ड्स होता है, कैपिटल के टुवर्ड्स होता है, टुवर्ड्स कैपिटल। लेकिन यहां पर जो 12 रुपीज रिसीव हो रहा है, तो क्या 12 रुपीज को हम लोग कैपिटल के टुवर्ड्स मानेंगे या फिर नहीं? तो बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ 10 रुपीज कैपिटल के टुवर्ड्स है और 2 रुपीज आपका कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है, जिसे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के तौर पर हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस पार्ट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के रिजर्व्स एंड सरप्लस पार्ट में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के तौर पर उसे हम लोग रिजर्व अकाउंट के तौर पर उसे हम लोग दिखाते हैं। और ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, जिसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 में रूल भी बना दिया गया है कि इस फंड को कहां कहां यूज करना है। एग्जाम में इसके यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है कि जो प्रीमियम मनी है, अभी हमने यहां पर 2 रुपीज जो प्रीमियम मनी बताया था, तो हमने बोला कि ये टुवर्ड्स शेयर कैपिटल नहीं होता है, टुवर्ड्स शेयर कैपिटल नहीं है। तो अगर टुवर्ड्स शेयर कैपिटल नहीं है तो हम लोग एज ए शेयर कैपिटल के तौर पर इसे ट्रीट नहीं करेंगे। तो इसका क्या करेंगे? तो सबसे पहला इसको तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड्स में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के तौर पर इसे हम लोग दिखाते हैं। अब बात उठता है कि इस फंड को क्या दिखाते रहेंगे या फिर ये हमेशा बना ही रहेगा इसी तरह। चूंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल प्रॉफिट के लिए रूल होता है कि उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से करना है, और स्पेशल रूल कंपनीज एक्ट 2013 में बना दिया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के 15 सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में रूल मिलता है कि इस जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है उसका यूज कहां कहां करेंगे। तो टोटल 5 केसेस बताया गया है कि कंपनी इस फंड को कहां कहां 5 जगहों पर इशू कर सकती है, यूज कर सकती है। पहला है आपका, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करती है। ध्यान रखिएगा, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स।
अभी मान लीजिए कंपनी के 1000 शेयर होल्डर हैं। अब कंपनी बाद में बोल देती है, कंपनी के पास ह्यूज प्रॉफिट है, तो बोलती है कि कंपनी हम हर शेयर होल्डर को 100 शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस देते हैं। तो ये फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स हो गया। तो उस फंड का एडजस्टमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट से कर सकती है। कभी कभी कंपनी क्या होता है कि कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किया था, उसमें से शेयर होल्डर अभी तक 10 रुपीज एक शेयर का प्राइस था, लेकिन शेयर होल्डर अभी तक उसमें से 8 रुपीज ही पेमेंट किए हैं, 2 रुपीज अभी पेमेंट नहीं किए हैं। इस केस को ध्यान से देखिएगा। पहला तो अपने ये रूल हमने बता दिया कि फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, कंपनी के पास अभी 1000 शेयर होल्डर है, सारे शेयर होल्डर ने अपना फुल्ली अमाउंट पे कर दिया है। अब कंपनी के पास ह्यूज प्रॉफिट था किसी फाइनेंशियल ईयर में, कंपनी ने बोल दिया कि हर शेयर होल्डर को 100 शेयर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करेंगे, तो उसके जगह पर सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट यूज करके इशू किया जा सकता है। दूसरा केस हम लोग लिए हुए हैं कि कंपनी, इसको कलर हम चेंज कर देते हैं, समझने में आसानी होगी। दूसरा केस हम लोग लेते हैं कि कंपनी के अभी 1000 शेयर होल्डर हैं, उनका एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपीज था, उसमें से लेकिन 8 रुपीज अभी पेमेंट हुआ है, 2 रुपीज अभी पेमेंट नहीं हुआ है। कंपनी ने क्या किया कि जितना भी शेयर होल्डर हैं जिनका पार्टली पेड अप है, पार्टली पेड अप मतलब कि 10 रुपीज में 8 रुपीज ही पेमेंट है, उन सारे शेयर होल्डर को 2 रुपीज का बोनस दिया जाएगा और उनको फुली पेड अप माना जाएगा। मतलब कि पार्टली पेड अप को फुली पेड में कन्वर्ट करके 2 रुपीज का यहां पर बोनस दिया जा रहा है। तो क्या उसके लिए भी हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट यूज करेंगे? तो उसके लिए कंपनी जब बोलती है कि नहीं, उसके लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए यूज करेंगे। मतलब कि फर्स्ट केस के लिए आप यूज कर सकते हैं, सेकेंड केस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करेंगे। अगर पार्टली पेड अप आता है तो इसको ध्यान में रखना है। सेकेंड जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी जब फॉर्म होती है तो कंपनी के फॉर्मेशन से पहले जो भी एक्सपेंसेस होता है उसे हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, और कंपनी के जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो उस एक्सपेंसेस को टाइम टू टाइम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर उसको क्लोज करते हैं। तो इसके लिए भी उसको क्लोज करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, खत्म करने के लिए इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। थर्ड केस आ जाता है जब कंपनी अपने शेयर्स को, डिवेंचर्स को इशू करती है, तब इशू ब्रोकर, जिसे हम लोग अंडरराइटर्स नाम देते हैं, अंडरराइटर्स, कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू करती है तो अंडरराइटर्स के थ्रू, जिससे हम लोग ब्रोकर्स के नाम से जानते हैं, तो अंडरराइटर, चूंकि कंपनी खुद से, ये प्रोसेस होता है, आपका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वहां पर अंडरराइटर्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स को सबसे पहले वो खरीद लेते हैं, फिर वो पब्लिक के बीच में इशू करते हैं, उसके बदले उन्हें अंडरराइटिंग कमीशन भी मिलता है। तो ये अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी के लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है, तो उस एक्सपेंसेस को भरपाई सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं। ये तीसरा केस था। चौथा केस आपका रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब कि कंपनी जब अपने शेयर्स को, डिवेंचर्स को परचेस करने लगती है, उनका रिपेमेंट करके उसे सेटल करने लगती है, तो कंपनी हो सकता है कि मान लीजिए उसे प्रीमियम पर परचेस करती है। प्रीमियम मतलब कि कंपनी ने 100 रुपीज में इशू किया था, रिडेम्पशन कर रही है 120 रुपीज पर, तो कंपनी के लिए यहां पर 20 रुपीज क्या है? लॉस है। तो वैसे सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी? इन 20 रुपीज का भरपाई सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकती है, वो परमिसेबल है। फिफ्थ केस है आपका, लास्ट केस आपका, जब कंपनी अपने शेयर्स को, ओन शेयर्स को परचेस करती है या फिर अपने सिक्योरिटीज को अंडर सेक्शन 68 के तहत, तो उन सारे अमाउंट के, इन सारे शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज का रिपेमेंट के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कर सकती है। अब एक बार और हम लोग 5 केसेस को बता देते हैं। पहला, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स जो इशू किया जाएगा उस समय सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया जा सकता है। दूसरा आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। तीसरा आपका अंडरराइटिंग कमीशन या फिर अदर किसी भी तरह का कमीशन को एडजस्ट करने के लिए जब इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिवेंचर्स होता है। तीसरा आपका रिडेम्पशन अगर किया गया है शेयर्स का, डिवेंचर्स का प्रीमियम पर
तो उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए। और फिफ्थ आपका कि जब कंपनी अपने शेयर्स को परचेस करती है ऑन शेयर्स को, सिक्योरिटीज को, तो उसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कर सकती है। तो ये टोटल 5 केसेस आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है कि इस बार भी पूछा जा सके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करेंगे। अभी तक हम जर्नल एंट्री सिर्फ एट पार पर पार किए हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रीमियम पर, सेकेंड जो केस था आपका कि शेयर्स इशू किया जा सकता है प्रीमियम पर भी, तो प्रीमियम के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, तो सेम जर्नल एंट्री होता है। इसीलिए हमने बोला है कि एक जर्नल एंट्री आप समझ गए तो आगे आपको पूरा काम देगा। तो सेम जर्नल एंट्री होगा, सिर्फ एक जगह चेंज होगा। एक जगह क्यों चेंजेस होगा, क्योंकि 10 रुपीज बेस प्राइस था, 12 रुपीज पर इशू कर रहे हैं, तो 2 रुपीज यहाँ पर एक्स्ट्रा जो प्रीमियम मनी आ रहा है तो उसे भी अलग से दिखाना होगा। क्योंकि ये 2 रुपीज, इसका एडजस्टमेंट क्यों अलग से करना पड़ता है, क्योंकि ये जो अमाउंट होता है टुवर्ड्स कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। इसीलिए इसके चूंकि रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, इसीलिए अलग से इसको जर्नल एंट्री में दिखाना होगा, क्योंकि वो अलग अकाउंट में दिखाया जाता है। तो जब हम रिसीव करते हैं प्रीमियम मनी तो उस समय सिर्फ चेंजेस आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो प्रीमियम मनी है, मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपीज में शेयर्स, 12 रुपीज में शेयर्स इशू किया है इंक्लूडिंग प्रीमियम मनी, तो पेमेंट इस तरह से 3 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, टोटल 12 रुपीज हुआ, 5, 8 और 5, यहां पर ज्यादा हो गया, 5 और 3 8 यहां पर 2 रुपीज इसको रखिए, तो अब 12 रुपीज हो गया। 3 रुपीज एप्लीकेशन में पेमेंट करना है, अलॉटमेंट में 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम मनी, मतलब कि 3 + 2 टुवर्ड्स 3 रुपीज है कैपिटल, और टुवर्ड्स रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी। तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो उस समय तो कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरह जर्नल एंट्री पास करना है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन मनी अकाउंट, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम जर्नल एंट्री होगा। कॉल मनी का भी जर्नल, अब दूसरा आता है, पहला तो जर्नल एंट्री एप्लीकेशन को हुआ, दूसरा आपका अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट पे यहाँ पर चेंज आएगा, चेंज सेम जर्नल एंट्री होगा, सिर्फ चेंज होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट के लिए। याद कीजिएगा जर्नल एंट्री हम लोग पार पर जब पास करते थे जर्नल एंट्री तो कैसे करते थे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू का एंट्री पहले पास होता है, उसके बाद रिसीव का एंट्री, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करते थे शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद रिसीव में हम लोग क्या करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पर देखिएगा चेंजेस होगा। चेंजेस कैसे होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हम लोग कितना दिखाएंगे, 5 रुपीज दिखाएंगे। 5 रुपीज क्यों दिखाएंगे, क्योंकि कंपनी जब अलॉटमेंट के समय पैसे का डिमांड कर रही है तो टोटल 5 रुपीज है। देखिए एग्जांपल में 5 रुपीज हमने लिया हुआ है, तो 5 रुपीज टोटल आया। तो क्या हम लोग पहले करते थे तो ये 5 रुपीज टोटल कहां पर चला जाता था, शेयर कैपिटल में, लेकिन इस बार भी वही करेंगे, बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 3 रुपीज ही टुवर्ड्स शेयर कैपिटल है और 2 रुपीज तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, इसलिए 2 रुपीज हम लोग यहाँ पर अलग दिखाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि ये क्रेडिट ही क्यों किया हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। प्रॉफिट और इनकम जो भी होते हैं या फिर जो भी लाइबिलिटीज होता है हमेशा उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए तो इसे लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो क्रेडिट हुआ है आपका, तो ये प्रॉफिट का पार्ट है, प्रीमियम मनी क्या है, प्रॉफिट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 रुपीज से क्रेडिट करें, हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। शेयर कैपिटल तो आपको क्रेडिट का ही पार्ट होता है 3 रुपीज। अब यहाँ पर बैंक में भी हम लोग 5 रुपीज दिखाएंगे जो शेयर होल्डर से रिसीव होगा। क्लियर है अब इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं आपका डिस्काउंट पर। थर्ड केस आपका डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट पर तो हमने बता दिया है कि डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं किया जा सकता है। तो इनिशियल में ही हमने इस पर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि एक कंपनी अपने शेयर्स को एट पार पर इशू कर सकती है, एट प्रीमियम पर और एट डिस्काउंट पर, लेकिन डिस्काउंट पर जनरल केस में कभी भी आप इशू नहीं कर सकते हैं पब्लिक में। सिर्फ एक एक्सेप्शन था आपका सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या चीज है कि कोई भी शेयर्स जब अपने एम्प्लॉय को
अपने डायरेक्टर को इशू किया जाता है, मतलब कंपनी से जो इंप्लॉय है उनको इशू किया जाता है, जिसे हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स के नाम से जानते हैं, तो वो सिर्फ डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, बाकी कहीं पर भी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इसके लिए ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखिएगा। जब एक कंपनी रूल्स के अगेंस्ट में जाती है कि शेयर्स को वो डिस्काउंट पर इशू कर देती है, तो वैसे सिचुएशन में कंपनी पर जो पनिशेबल ऑफेंस होगा और कंपनी को फाइन लगेगा, जो कि कम से कम 1 लाख रुपीज होगा और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक हो सकता है। और जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके लिए जेल इंप्रिजमेंट हो सकता है, पनिशेबल विद इंप्रिजमेंट विद मैक्स में एक्सटेंड टू 6 मंथ, मतलब 6 महीने के लिए भी हो सकता है। और साथ ही आपका जो फाइन लगेगा मिनिमम 1 लाख रुपीज होगा, और जो कि आपका बट विच में बी एक्सटेंडेड टू 5 लाख रुपीज, या फिर दोनों हो सकता है। क्लियर है? स्वेट इक्विटी शेयर्स को हमने अभी डिफाइन किया था, तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहां पर था। क्लियर है इसमें? अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक यहां पर डिस्कस करेंगे, हमने यहां पर जो अभी तक डिस्कस किया था उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हमने कंपनी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका फीचर्स है, वो हमने देखा। फिर शेयर्स का डिफिनेशंस क्या है, शेयर्स होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, इक्विटी और प्रेफरेंस वो होते क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा। उसके बाद हमने प्रोसेस किया है कि शेयर्स कैसे इशू किया जाता है, उसे पब्लिक किस तरह से सब्सक्राइब करती है, उसका प्रोसेस बताएं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वहां पर ध्यान रखिएगा, 120 डेज और 130 डेज का कब रूल लागू होता है, फिर अलॉटमेंट, और उसके बाद हम जर्नल एंट्री में आते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स जो किया जाता है कैश में या फिर काइंड में भी कर सकते हैं। और जो इशू ऑफ शेयर्स जो होता है आपका, वो आपका एट पार पर, एट प्रीमियम पर और एट डिस्काउंट पर। तो हमने वो तीनों को आपको बताया, एट पार पर भी, एट प्रीमियम पर भी और एट डिस्काउंट पर भी। डिस्काउंट पर अभी मना है, आप इशू नहीं कर सकते हैं। अगर उसके अगेंस्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर पनिशेबल होगा, ऑफिसर्स के लिए भी और कंपनी खुद पनिशेबल होगी। अब यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट होता है प्रो राटा अलॉटमेंट कॉन्सेप्ट यहीं से मिलता है। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब है कि कंपनी जब शेयर्स एक बार में इशू करती है तो पब्लिक कितना उसे परचेस करती है या फिर सब्सक्राइब करती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 20,000 कंपनी के पास कुल शेयर्स है जो एक बार में इशू किया गया। कंपनी के पास टोटल अभी 20,000 शेयर्स है, एक बार में कंपनी ने इसे इशू किया है। जब कंपनी इस शेयर्स को इशू करेगी तो पब्लिक में जाएगा, पब्लिक इसे प्रोस्पेक्टस को देखेगी और फिर उसके लिए आपका अप्लाई करेगी। तो उस बेसिस पर यहां पर क्या हो सकता है, 3 केसेस यहां पर हो सकता है। पहला आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब यह हुआ कि कंपनी ने जितना शेयर्स इशू किया है उससे कम सब्सक्रिप्शन किया गया। कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किया गया था, लेकिन पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया सिर्फ 15,000 शेयर्स को अप्लाई किया, मतलब 20,000 से कम शेयर्स को सब्सक्राइब किया जाएगा, तो उसे हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। सेकेंड केस ये भी हो सकता है फुल्ली सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किया और एग्जैक्ट 20,000 शेयर्स ही ने पब्लिक ने अप्लाई किया। ये बहुत ही रेयर केस में या फिर नहीं के बराबर होता है। तीसरा केस ये भी हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किया था, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो किया गया 20,000 से ज्यादा। मान लीजिए हम मानते हैं यहां पर कि 25,000 शेयर्स का सब्सक्राइब किया गया। पहला केस और दूसरा केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास सफिशिएंट शेयर्स है, वो इशू कर देगी। 20 में 15,000 इशू करना भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 का 20 भी इशू करना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थर्ड केस ओवर सब्सक्रिप्शन, कि अगर कंपनी के पास 20,000 शेयर्स इशू किया गया, अब यहां पर जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 25,000 शेयर्स के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी? तो कंपनी के पास 2 चॉइस होती है। पहला चॉइस ये है कि जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, 25,000 रिसीव हुआ है, मतलब कि 5,000 एक्स्ट्रा रिसीव हुआ था, इसको कैंसिल कर दे, रिजेक्ट कर दे और उनके फंड को वापस कर दे, रिफंड।
दूसरा केस ये भी हो सकता है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जितने भी शेयर होल्डर, जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको प्रोराटा के बेसिस पर करे, मतलब कि रेशियो के बेसिस पर। सारे शेयर होल्डर को जितने शेयर के लिए अप्लाई किए हैं उतने तो सारे शेयर्स को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के पास तो 20,000 ही शेयर्स हैं, 25,000 को अप्लाई करना है, अलाउ करना है। तो वैसे सिचुएशन में सारे शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ शेयर्स दिया जाएगा। तो पहला हम लोग केस देखते हैं रिफंड के केस में। रिफंड करना है तो जनरल एंट्री आपको याद होगा, जब रिसीव करते हैं तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पर तो ये रिसीव का एंट्री था, अब रिफंड का एंट्री है जो जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस रिवर्स करना है, ये रिफंड आपका हो गया। दूसरा केस है आपका व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर आर अलॉटेड। तो हम लोग यहां पर प्रोराटा बेसिस अलॉटमेंट को नाम से जानते हैं, इसे हम लोग रेशियो बेसिस पर भी बोलते हैं। रेशियो बेसिस का मतलब कि 20,000 कंपनी के पास शेयर्स है और 25,000 एप्लीकेंट को ये शेयर्स अलॉट करना है, मतलब कि हर एप्लीकेंट को कुछ ना कुछ शेयर्स अप्लाई करना होगा, अलॉट करना होगा। इससे एक ये कॉन्सेप्ट भी निकलता है कि कंपनी के पास कम शेयर्स है तो मतलब कि कम ही कम शेयर्स हर कोई को दिया जाएगा, उसी रेशियो में देना है। तो एक रेशियो आपको फाइंड आउट करना होगा जिस बेसिस पर यह पता लग सके कि अगर एक मिस्टर ए है, अगर उसने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो प्रोराटा बेसिस पर अगर चलेंगे तो उसे कितना शेयर्स देना होगा कि जो बाकी एप्लीकेंट है उन्हें भी शेयर्स दिया जा सके। तो रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सीधा सा यहां पर हम कोई रूल फार्मूला आपको नहीं बताएंगे, रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। तो जितना कंपनी ने शेयर्स इशू किया था तो कितना किया है 20,000, एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है 25,000। अब यहां पर शेयर्स एप्लीकेशन जो आया है, सब्सक्राइब जो किया गया है पब्लिक के द्वारा, वो 25,000 शेयर्स के लिए, कंपनी के पास शेयर्स कितना है 20,000, तो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर डिवाइड करने के बाद 25,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो आपको यहां पर रेशियो मिलेगा 5:4। अब ये 5:4 को अच्छे से समझिएगा, ये क्या चीज इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स इफ एप्लीकेशन रिसीव फॉर 5 शेयर्स, 5 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है तो उन्हें सिर्फ 4 शेयर्स ही दिया जाएगा। पहले ही हमने बताया कि जो जितना शेयर्स अप्लाई किया है उतना शेयर्स उन्हें नहीं दिया जाएगा, कम दिया जाएगा, क्योंकि सारे पब्लिक को शेयर्स अलाउट करना है। एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल, मिस्टर ए है, 100 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, तो अगर अलॉटमेंट अगर प्रोराटा के बेसिस पर हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर उसे कितना शेयर्स मिलेगा, तो शेयर अलॉटेड इज इक्वल टू, यहां पर 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, अब उसे तो 5 शेयर्स के बदले 4 शेयर्स ही दिया जाएगा, तो 4/5। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये टोटल आपका 80 शेयर्स होगा, मतलब कि मिस्टर ए ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो प्रोराटा के बेसिस पर अब उसे सिर्फ 80 शेयर्स ही अलाउड किया जाएगा। ये फाइनली था आपका। अब इसको जर्नल एंट्री में किस तरह से दिखाएंगे, चूंकि यहां पर अब देखिएगा 20 शेयर्स के लिए तो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो चुका है, अब यहां पर तो 80 शेयर्स ही, पिछला केस में हमने देखा कि 80 शेयर्स ही मिस्टर ए को दिया गया, उसने अप्लाई कितने के लिए किया था 100 शेयर्स के लिए, तो 20 शेयर्स उसके लिए क्या होगा आपका एक्स्ट्रा हुआ, तो उसका एप्लीकेशन मनी तो मान लीजिए 3 रुपीज था उस पर, तो 60 रुपीज आपका एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है। इसका एडजस्टमेंट हम लोग नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी के रूप में हम लोग करते हैं, तो इसके लिए जनरल एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां पर डेबिट कर रहे हैं, इसका एडजस्टमेंट जो एडजस्टेड अमाउंट है उसको हम लोग एडवांस के रूप में जो दिख रहा है उसका सिर्फ करते हैं, 20 जो शेयर्स है उसका एडवांस हम लोग अलॉटमेंट के समय उसका एडजस्टमेंट करेंगे, तो अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। अब इसके बाद भी कुछ एक्सेस अमाउंट हो सकता है, मान लीजिए अलॉटमेंट के समय हमको 20 रुपीज एडजस्ट करना था और इसमें दिख रहा है आपका 30 रुपीज, तो 10 रुपीज अभी बच रहा है, तो इसको कहां दिखाएंगे कॉल्स इन एडवांस के रूप में, ये कॉल्स इन एडवांस के रूप में दिखाया जाएगा।
क्लियर है आपको? तो यहाँ पर हमने देखिए अलग से ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी, अगर पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर एडजस्ट हो जा रहा है या फिर कम भी हो जा रहा है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे और बैंक में जो रिसिप्ट होगा उसको हम लोग दिखाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका एडवांस हो जाता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है, तो वैसे सिचुएशन में ये कौन से एडवांस माना जाएगा? अगर कॉल्स इन एडवांस का रूल हम लोग तो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, सिर्फ इसका एक कॉन्सेप्ट ये जान लीजिए, कंपनी कॉल्स इन एडवांस तभी रख सकती है जब उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परमिसेबल है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परमिशन नहीं दिया गया है तो वैसे सिचुएशन में इस अमाउंट को रिफंड कर देना जरूरी है। क्लियर है? तो ये रूल आपका लागू होता है। तो इस तरह से आज हमने इशू ऑफ शेयर्स के बारे में यहां पर स्टडी किया। जो आपका जो शेयर्स इशू किया जाता है एट पार पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट पर, उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब कि बहुत सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उससे हमने यहां पर दिखा है। क्लियर है? आज के इस वीडियो में हम लोग यहां तक ही, आगे हम लोग एडवांस जो कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एरियर है, फिर आपका और भी अदर कॉन्सेप्ट है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।